हेलो एंड वेलकम। फिजियोलॉजी ई पाठशाला के सभी दर्शकों का आज के इस नए क्लिनिकल केस सीरीज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हर बार की तरह एक और मेडिकल कंडीशन की, जो कि है पार्किंसनिज्म। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के पेशेंट से। टुडे वी हैव मिस्टर स्मिथ, who is a 69-year-old elderly male and has presented with the complaints of excessive muscle stiffness in his arms and legs since the past 8 months. He says that he gets extremely stressed while doing the routine tasks like getting up from bed, wearing his clothes, eating his meals, etc. On being inquired about his personal history, he reveals that he is a non smoker, non alcoholic, and has no previous history of any head injury, seizures, or any psychiatric disorder. The doctor examines him and notes that his vitals are normal and he is perfectly oriented to time, place, and person. However, he speaks very slowly and does not have any facial expression while talking. The doctor also observes that the patient has typical pill rolling type hand tremors, which are more at rest but disappear when the patient tries to move his hands. He walks with a stooping posture and takes small, fast steps, and the arm movement while walking is typically absent. There is increased tone in all his limbs, but there is no sign of any muscle wasting. The basic lab investigations such as complete blood count, liver and kidney function tests, and fasting blood sugar are normal in this case. केस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं केस के डायग्नोसिस की। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आज हम बात कर रहे हैं पार्किंसंस डिजीज के बारे में, और नोट करते हैं वो 3-4 क्लिंचर पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हमने ये डायग्नोसिस बनाया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द एल्डरली पेशेंट हु हैज प्रेजेंटेड विद ब्रेडिकाइनेसिया। सेकंड इज द एक्सप्रेशनलेस फेस while talking. Third clincher point was the pill rolling type hand tremors at rest, which disappear with action. Then fourth is the typical festinant gait, and lastly is the rigidity. Now, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि पार्किंसंस डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट इन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन नोन एज द बेसल गैंग्लिया। अब इस कंडीशन को और अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए, चलिए फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं बेसल गैंग्लिया की बेसिक एनाटॉमी को। बेसल गैंग्लिया, जिसे कि बेसल न्यूक्लियाई भी हम कहते हैं, इज अ क्लस्टर ऑफ पेयर्ड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स विच लाई एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जस्ट लेटरल टू दिस न्यूक्लियर क्लस्टर नोन एज द थैलेमस। और जो बेसल गैंग्लिया है वो 5 तरह के स्ट्रक्चर से बनता है। चलिए देखते हैं ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले है ये सी शेप्ड टाइप कॉर्डेट न्यूक्लियस। और ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, इसका जो सी है, इट ट्रेवर्सेस ऑल द लोब्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट कम्स दी पुटामन। नाउ पुटामन से बिल्कुल मीडियल जाएं तो वहां पे होता है ग्लोबस पैलिडस, जिसके की दो पार्ट्स हैं, इंटरनल एंड दी एक्सटर्नल ग्लोबस पैलिडस। उसके बाद जस्ट बिलो द थैलेमस आर टू मोर स्ट्रक्चर्स, जिसमें से एक अब आपकी स्क्रीन के अंदर है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, और दूसरा सब थैलेमिक न्यूक्लियस आपको अपनी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इट इज लाइंग अ लिटिल बिट मोर इनवर्ड्स। तीन चीजें ध्यान में देने वाली यहां ये हैं कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामन का कंबाइंड नेम है स्ट्राइएटम। इसी तरह पुटामन और ग्लोबस पैलिडस को लेंटिकुलर न्यूक्लियस या लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और जो आज की सबसे खास बात है वो ये है कि पार्किंसनिज्म is because of the loss of the dopamine secreting neurons within the substantia nigra part of the basal ganglia. अगर इस कंडीशन की इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजिकली पार्किंसनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी जो केसेस हैं दे बिलोंग टू द प्राइमरी कैटेगरी। मींस कि इनमें कोई भी आइडेंटिफाइबल कॉज वी कैन नॉट डिटेक्ट, एंड जो रिमेनिंग केसेस हैं वो सेकेंडरी वैरायटी के होते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें मेन कारण है, सबसे पहला है द यूज ऑफ फिनोथायाजिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जो कि यूज होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया एटसेट्रा में। इसके अलावा जो कॉजेज हैं, इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स सच एज रोटानॉन और पैराक्वाट, विच आर कॉमनली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। इसके अलावा some viral infections such as Japanese encephalitis, influenza virus,
And another important cause can be stroke, which involves the cerebral vessels, especially the middle cerebral artery, जो कि सप्लाई करती है बेसल गैंग्लिया पार्ट ऑफ द ब्रेन को। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पार्किंसनिज्म को, और ये ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: हाइपरकाइनेटिक, हाइपोकाइनेटिक एंड एटैक्सिक। फर्स्टली लेट्स डिस्कस दी हाइपरकाइनेटिक फीचर्स, जिसमें हम इन दो फीचर्स की बात करेंगे, रेस्टिंग ट्रेमर्स और रिजिडिटी। देखिए, जो रेस्टिंग ट्रेमर्स की हम बात कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स के अंदर होते हैं एंड दीज आर एक्चुअली डायग्नोस्टिक फॉर दिस केस। और जो ट्रेमर्स होते हैं, दे आर 8 हर्ट्ज ट्रेमर एंड दे आर मैनिफेस्टेड एज टिपिकल पिल रोलिंग टाइप action movements of the thumbs and the fingers. Now these tremors will occur as long as the hand is at rest. मतलब ये resting tremors हैं, but जैसे ही patient अपना हाथ move करने की कोशिश करेगा, जैसे कि कोई चीज उठाने के लिए, तब ये tremors disappear कर जाएंगे and also during sleep ये tremors disappear कर जाते हैं. Now exact reason for the occurrence of these tremors is still unknown, but कुछ लोगों का मानना ये है कि these are occurring due to the oscillations which are set up within the reverberatory neural circuits of the basal ganglia. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइपरकाइनेटिक फीचर है वो है रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो एगनिस्ट और एंटागनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, जैसे फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स, प्रोनेटर सुपिनेटर, इन सब के अंदर साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन दी मसल टोन, जिसके कारण पेशेंट को जो अपनी लिम्स हैं उनको मूव करना मुश्किल हो जाता है एंड दे बिकम वेरी रिजिड। और ये जो रिजिडिटी के पैटर्न्स हैं, ये दो तरह हो सकते हैं, कॉगव्हील एंड लेड पाइप टाइप ऑफ रिजिडिटी। चलिए इनको एक एक करके समझना शुरू करते हैं। कॉगव्हील रिजिडिटी के अंदर whenever the doctor tries to flex the limb of the patient against the resistance, the muscle tone is felt to increase irregularly as a series of catches at multiple points during the entire range of the flexion movement, जैसा कि आप यहाँ पे इस वीडियोग्राफ में देख सकते हैं। जो सेकंड टाइप है यानी लेड पाइप टाइप ऑफ रिजिडिटी, इसके अंदर whenever the doctor tries to perform the passive movement of the limbs, so he experiences uniformly strong resistance throughout the range of the movement, just as if he is trying to bend a lead pipe. अब यहां पे एक पॉइंट जो नोट करने वाला ये है कि जो पार्किंसनिज्म है उसको पैरालिसिस एजिटेंस या शेकिंग पाल्सी भी कहा जाता है, बिकॉज जो हमने बात की रिजिडिटी और ट्रेमर्स की, ये दोनों के दोनों फीचर्स डायग्नोस्टिक हैं। और इनफैक्ट जो पैरालिसिस वर्ड है वो रिजिडिटी के कारण, बिकॉज पेशेंट इज नॉट एबल टू मूव his limbs, and agitans words denotes the agitation or the shaking in the hands or the tremors. Now let's try to understand the physiological basis of the hyperkinetic features via this simplified neural circuit. तो इस कहानी की शुरुआत होती है थैलेमस से, ठीक है। सो एज यू माइट बी नोइंग, द मोटर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, दे सेंड एक्साइटेटरी सिग्नल्स टू दीज 3 एरियाज ऑफ द मोटर कॉर्टेक्स। अब थैलेमस इन एरियाज को कितना एक्साइट करेगा वो डिपेंड करता है कि वो खुद कितना इनहिबिट होता है ग्लोबस पैलिडस इंटरनस पार्ट से। एनीवेज, जो मोटर कॉर्टिकल एरियाज एक्साइट हो रहे हैं थैलेमस से, वो फर्दर एक्साइट करेंगे स्ट्राइएटम को, और ये जो स्ट्राइएटम का हिस्सा है ये इन टर्न इनहिबिट करेगा ग्लोबस पैलिडस इंटरनस को। तो अब तक जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि एक क्लोज लूप बन जाता है बिटवीन दीज 3 स्ट्रक्चर्स, दैट इज थैलेमस, मोटर कॉर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया। कहानी में अगर थोड़ा सा और हम डीप जाएं तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो पार्ट है वो स्ट्राइएटम को इनहिबिट करता है बाय रिलीजिंग डोपामिन, ठीक है। अब जैसा कि हम बात पहले कर ही चुके हैं कि पार्किंसनिज्म में सब्सटेंशिया नाइग्रा के डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डेफिशिएंट होते हैं। तो अब इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि जो स्ट्राइएटम की जो इनहिबिशन है वाया सब्सटेंशिया नाइग्रा वो कम या बंद हो जाएगी, और सिर्फ उसकी स्टिमुलेशन होगी वाया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसके कारण ग्लोबस पैलिडस इंटरनस की एक्सेसिव इनहिबिशन हो जाएगी वाया स्ट्राइएटम,
और जब ग्लोबस पैलिडस इंटरनस बहुत ज्यादा इनहिबिटेड होगा बिकॉज ऑफ स्ट्राइटल इनहिबिशन, तो वो थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण थैलेमस का जो हिस्सा है मोटर न्यूक्लियाई वाला वो ज्यादा स्टिमुलेट करने लग जाएगा मोटर कॉर्टिकल एरियाज को। ठीक है, तो इसका मतलब थैलेमिक एक्साइटेटरी आउटपुट बढ़ जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ दी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ऑफ दी सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसके कारण की ये सारे हाइपरकाइनेटिक फीचर्स दिखने शुरू हो जाते हैं पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स में। अब हाइपरकाइनेटिक के बाद अगली बात करते हैं हम हाइपोकाइनेटिक फीचर्स में, जिसमें मेन है ब्रेडीकाइनेसिया। ब्रेडी का मतलब स्लो और काइनेसिया का मतलब मूवमेंट, यानी स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट। और इसमें 3 पॉइंट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो ब्रेडिकाइनेसिया होता है इसमें पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग द रूटीन मोटर एक्टिविटीज, जैसे कि हमारे इस पेशेंट में था कि उसको अपनी शर्ट के बटन बंद करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको खाना खाने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सुबह बेड से उठने में दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा अगर पेशेंट ये मूवमेंट्स करने की कोशिश करता है तो उसे एक्स्ट्रा अटेंशन और ध्यान लगाना पड़ता है इवन रूटीन एक्टिविटीज करने में, जिससे कि उसके एंजाइटी और स्ट्रेस के लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जो मूवमेंट्स वो कर भी पाता है इवन दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर एक्चुअली वेरी स्लो, स्टिफ एंड अनस्मूथ। अगर फिजियोलॉजिकल बेसिस की बात करें ब्रेडिकाइनेसिया की, तो एक हिस्से की बात करना बहुत जरूरी है, वो है न्यूक्लियस अकम्बेंस, जो कि आप यहाँ पे रेड डॉट की तरह अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस अकम्बेंस हिस्सा है ब्रेन का, वो बिल्कुल एडजेसेंट होता है टू द बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर भी वही सेम डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी बात अभी हमने सब्सटेंशिया नाइग्रा में की थी। तो जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा में, तो न्यूक्लियस अकम्बेंस में भी यही डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो हैं दे स्टार्ट गेटिंग रिड्यूस्ड इन नंबर। और इसके कारण क्या होता है ये समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस अकम्बेंस का काम क्या है। न्यूक्लियस अकम्बेंस जो है इट इज बिलीव्ड टू बी द की सेंटर फॉर साइकोलॉजिकल ड्राइव एंड मोटिवेशन विच इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दी डेली मोटर एक्टिविटीज। तो जब इस एरिया के अंदर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो जो साइकिक ड्राइव है टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी वो कम हो जाएगी एंड द पेशेंट वोंट बी एबल टू डू दी रूटीन टास्क एक्टिवली। सिवियर केसेस में तो इवन ब्रेडिकाइनेसिया प्रोग्रेसेस टू फ्रैंक एकाइनेसिया, मतलब देयर इज टोटल लैक ऑफ इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। इसके बाद बात करते हैं हम पार्किंसनिज्म के एटेक्सिक फीचर्स के। एटेक्सिया मतलब इनकोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, और अब हम इन चारों फीचर्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है टिपिकल वॉकिंग स्टाइल या गेट ऑफ दीज पर्सन। तो जैसा कि आप यहां इस वीडियोग्राफ में देख रहे हैं कि जो फेस्टिनेंट गेट या शफलिंग गेट जिसे कहा जाता है, उसके की पॉइंट्स क्या हैं कि पेशेंट जो है ही इज बेंट और स्टूप्ड फॉरवर्ड्स, he takes short, quick and fast steps as if trying to catch his center of gravity. And thirdly, we see that there is loss of arm swinging while walking. इसके अलावा एक बहुत ही डायग्नोस्टिक और टिपिकल फीचर इन पेशेंट्स में जो देखी जाती है कि इनका जो फेस है इट बिकम्स टोटली एक्सप्रेशनलेस एंड जस्ट लाइक अ मास्क फेस यू कैन से इज सीन इन दीज पेशेंट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो फेशियल मसल्स हैं दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट अप्रोप्रिएटली एज पर देयर वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। सो इसके कारण देर इज अ ब्लैंक स्टेयरिंग लुक ऑन देयर फेसेस with an open mouth and infrequent blinking. Now, दो तरह के स्पीच डिफेक्ट्स इनमें देखे जाते हैं एंड बोथ रिटन एंड वर्बल स्पीच इज अफेक्टिव। तो रिटन स्पीच की बात करें तो माइक्रोग्राफिया इज सीन, माइक्रो मीन स्मॉल एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग। तो जैसा कि आपको यहां देख के पता चली गया होगा कि पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स की जो राइटिंग है वो शेकी और बहुत ही स्मॉल होती है। लेकिन जब इन्हीं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दी जाती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि देयर इज अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन देयर हैंडराइटिंग। जो इन पेशेंट्स की स्पीच होती है इट इज वेरी स्लो एंड वेरी सॉफ्ट, कुछ केसेस में तो इट इज जस्ट बेयरली ऑडिबल।
चलिए जल्दी से बात करते हैं हम पार्किंसनिज्म में इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो टिल डेट देयर इज नो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट व्हिच कैन डिटेक्ट द पार्किंसनिज्म एंड जो इसका डायग्नोसिस डॉक्टर्स बनाते हैं इट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द क्लिनिकल experience and strong suspicion of the doctor based on how detailed the doctor has taken the history and performed the clinical examination of these patients. In some cases the doctors may order some routine blood tests जैसा कि हमारे इस पेशेंट में हमने करवाए थे और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी ऑर्डर की जाती हैं लेकिन दैट इज नॉट फॉर डायग्नोसिंग पार्किंसनिज्म, रादर इट इज टू रूल आउट सम अदर रिलेटेड कंडीशंस। अभी 2023 के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसमें ये सजेस्ट किया गया कि एक स्पेशल तरह का टेस्ट है जो कि है अल्फा सिन्यूक्लिन असे, जिसके बेसिस पे पार्किंसनिज्म का डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। Now, this alpha-synuclein is an abnormal protein which starts accumulating in these patients and forms clumps within the neuronal somas. और इसके कारण न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। और ये जो अल्फा सिन्यूक्लिन है, इनके जो क्लम्प्स हैं दे कैन बी डिटेक्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज विद इन दी स्पाइनल फ्लूइड। और ऐसा माना जाता है कि ये क्लम्प्स इतनी जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं कि अभी पार्किंसनिज्म के फ्रैंक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अभी शुरू भी नहीं हुए होते पेशेंट में। सो एट अ वेरी अर्ली स्टेज दिस टेस्ट कैन डिटेक्ट द पार्किंसंस डिजीज। नाउ देन वी कम ऑन टू द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कंडीशन, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट की 3 स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन इसमें हम देते हैं दैट इज to replenish the depleted levels of the dopamine, and it is usually done by giving a combination of levodopa and carbidopa. जो levodopa है it can easily cross the blood brain barrier and reach the basal ganglia, और जो carbidopa हम इसके साथ कंबाइन करते हैं it is done to improve the bioavailability of the levodopa. The second group of drugs are those which prolong the action of the dopamine already secreted at the synapses. जो डोपामिन वहां पे सिक्रीट होता है वो 2 तरह की एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है। एक होता है मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी एंजाइम और दूसरा है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो इन दोनों ही एंजाइम्स यानी MAOB एंड COMT एंजाइम्स को इनहिबिट करने वाले जो एजेंट्स हैं जैसे कि सेलेजिलिन एंड एंटाकापोन, इन दोनों को एडमिनिस्टर करके वी कैन प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ द सिक्रेटेड डोपामिन। The third group of drugs are specifically used to control the tremors of these patients, and these are anticholinergic agents such as benztropine. Then we come on to the surgical treatment of Parkinson's disease. इसके अंदर जो थेरेपीज अब ट्राई की जा रही हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डोपामिन सेल ट्रांसप्लांटेशन, एंड दीज डोपामिनर्जिक सेल्स दे आर ट्रांसप्लांटेड विद इन दी स्ट्राइएटम यानी कि कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामन में ये इम्प्लांट किए जाते हैं। और इनके सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज हैं ब्रेन्स ऑफ द अबॉर्टेड फीटसेस या फिर पेशेंट के खुद के एड्रीनल मेडुला के डोपामिनर्जिक सेल्स। सेकंड प्रोसीजर इज पैलिडोटमी, जिसके अंदर सर्जन्स दे मेक लीजन्स विद इन द ग्लोबस पैलिडस एंड सबथैलेमिक न्यूक्लियस, and it is believed that these lesions can help in somehow normalizing the overall output signal from the basal ganglia. Lastly, we come on to the supportive treatment in these cases, जिसमें सबसे पहले हैं lifestyle changes. Patients are advised and encouraged to maintain their daily routine. इसके अलावा जो रूटीन के टास्क में उन्हें दिक्कत आ रही है उनको सिंप्लीफाई करने के लिए बटनलेस शर्ट्स, वेल्क्रो बेस्ड शूज इंस्टेड ऑफ शूलेस बेस्ड शूज, उसके अलावा व्हील बेस्ड वॉकर्स कैन बी गिवन फॉर मोबिलिटी, एंड सम रूटीन सिंपल एक्सरसाइजेस कैन आल्सो बी एडवाइज्ड टू दीज पेशेंट्स। एक जो नई तरह की टेक्निक अब यूज की जा रही है इन पेशेंट्स में इन सम डेवलप्ड कंट्रीज इन्वॉल्व्स दी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक, और इसके अंदर जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करती है एंड वायर इट डिलीवर्स दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस टू दी माइक्रो इलेक्ट्रोड्स जो कि बेसल गैंग्लिया के स्पेसिफिक हिस्से के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं।
और जब ये इलेक्ट्रिकल करंट इन बेसल गैंग्लिया के हिस्सों को डिलीवर होता है तो समहाउ देयर इज seen a resetting of the abnormal neural circuits of the basal ganglia, which results in reduction in the frequency of the bothersome tremors in these kinds of patients. उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज फिजियोलॉजी ई पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली बार एक और नए वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।